डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आपका फिर एक एग्ज़ाम लूँगा जिसे क्लास टेस्ट भी कह सकते हैं। आप अपने 2 पेज लेकर उसमें अपना नाम और डेट लिखकर मुझे सेंड करेंगे। सभी इस बात का ध्यान रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक भी उसमें आएगा और जो पिछला पढ़ा दिया है उन सभी का एक एक क्वेश्चन उसमें ज़रूर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस होती रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ध्यान दे नहीं रहे हैं। मैं जो बताता हूँ इसमें जो वीडियोस देता हूँ, कुछ देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना कोई मुझे बताता है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आज का टॉपिक है, आज का टास्क है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर सीपीयू के स्थान पर कहीं पर माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है या कहीं प्रोसेसर लिखा है तो इन शब्दों में आप कभी परिवर्तन मत करना। ये जो भी होंगे ये सीपीयू ही होंगे, यानी सीपीयू के 2 नाम और इस प्रकार से बताएं आपको कि माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। प्रोसेसर या सीपीयू क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क के समान होता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू की जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में मैंने बताई है। ये आप अच्छे से नोट करके रख लेना। फर्स्ट है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, दूसरा है क्लॉक स्पीड। क्लॉक फ्रीक्वेंसी और क्लॉक स्पीड ये क्या होती है, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। ये यदि हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं या सीपीयू को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके कैलकुलेशन की गति, कैलकुलेट करने की गति ही क्लॉक स्पीड कहलाती है। अर्थात डाटा या दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू किस स्पीड से कैलकुलेट करेगा, यह आपका क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दूसरा होता है बस स्पीड। ये बस वो नहीं है जिसमें आप बैठ के जाते हैं। एक सीपीयू की अपनी स्पीड होती है जिसे हम बस स्पीड कहते हैं। इसको मैं एक रूप में और समझाता हूँ कि बस स्पीड हमारे मदरबोर्ड में एक सिस्टम बस होती है और सीपीयू में बस स्पीड होती है। दोनों स्पीड में डाटा का ट्रैवलिंग होता है, डाटा का लेन देन होता है कि किस गति से डाटा लेना है और किस गति से देना है। तो बस स्पीड का मैं अर्थ बता देता हूँ। इसकी परिभाषा ये है कि दिए गए इंस्ट्रक्शंस या कैलकुलेट किए गए डाटा को किस स्पीड से डाटा को सिस्टम बस की सहायता से, सिस्टम बस हमारे मदरबोर्ड की होगी, सिस्टम बस की सहायता से ट्रांसफ़र करता है अथवा सिस्टम बस से लेता है। यानी सीपीयू की बस स्पीड से सिस्टम बस को डाटा देगा और इंस्ट्रक्शन के रूप में सिस्टम बस से सीपीयू वापस डाटा लेगा। ये दोनों लेना और देना जो होता है
ये CPU की बस स्पीड के द्वारा होता है। तो ये हमारी बस स्पीड होती है। थर्ड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कैश रैम कैपेसिटी, CACHE। इस प्रकार मैंने कहीं गलत लिखा है, तो CACHE कैश रैम, इसमें कहीं कैश लिख दिया है मैंने, CACHE कैश रैम, ये आपको बता रहे हैं। C है CACHE कैश रैम कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट, वो है कैश रैम कैपेसिटी। ये स्टैटिक मेमोरी होती है, इस पर टेम्प्रेरी डाटा स्टोर होता है और ये स्टोर CPU में होता है। ये मेमोरी जो होगी वो CPU में होती है, अर्थात कैलकुलेट किए गए डाटा को, जो रिज़ल्ट होता है उसका कैलकुलेशन का, वो कहीं तो जाके स्टोर होगा। तो उस डाटा को स्टोर करने की क्षमता, CPU में करने की क्षमता कहलाती है। यानी कैश रैम एक इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें कैलकुलेट किए गए डाटा को स्टोर किया जाता है। इसको मैं और जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको किसी ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, तो पहले उसके शब्दों को आप क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद अपने मन में उसको रिज़ल्ट एक तैयार करेंगे कि मुझे इसे क्या जवाब देना है। तो रिज़ल्ट जब तैयार करेंगे तो दिमाग में कहीं सोचे के रखेंगे कि मुझे अब ये कहना है। तो जो सोच के रखने वाली बात है वो आपकी कहलाती है कैश रैम कैपेसिटी। आपको 500 तक, मान लीजिए 500 × 500 कोई आपको मल्टीप्लाई करता है, तो आप एकदम से उसे नहीं आंसर दे पाओगे। या आपको कोई ये कहे कि 42 × 38 = तो आपको समय लग जाएगा। और कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हुई तो आपको दिमाग में स्टोर करने में पसीना आ जाएगा। मतलब आपको ये जटिल प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये जो जटिल स्थिति हो जाती है वो इसलिए हो जाती है कि आपके कैश रैम कैपेसिटी कम होती है। तो जिसकी कैश रैम कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा आंसर दे पाएगा, और क्योंकि वो स्टोर कर सकता है तो रिज़ल्ट भी उसको दे सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैश रैम कैपेसिटी यानी एक टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए CPU में होता है। एक चीज़ और, जितना अधिक CPU में कैश रैम कैपेसिटी होगी वह CPU उतना ही अधिक महंगा होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें, क्लॉक स्पीड और बस स्पीड, तो हर कंपनी बना सकती है, बहुत ज़्यादा वर्जन भी बना सकती है, अपग्रेड भी कर सकती है। लेकिन कैश रैम कैपेसिटी का बड़ा होना ये इम्पोर्टेंट होता है, और जितना अधिक कैश रैम कैपेसिटी होगी वो CPU उतना ही महंगा होगा। आज सुपर कंप्यूटर है तो उसमें भी जो प्रोसेसर लगा होगा वो हायर कैश रैम कैपेसिटी वाला होगा, क्योंकि जितना वो स्टोर करके रिजल्ट करेगा उतना फास्ट रिजल्ट दे सकता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कैश रैम भी दो प्रकार की होती है, जिसे L1 इंटरनल कैश रैम होती है। ये एक मेमोरी है जो कि हमारे CPU में होती है। L2 एक्सटर्नल है कैश रैम, जो कि मदरबोर्ड पे होती है, यानी CPU से बाहर की तरफ होती है। L3 ये CPU
में L1, L2 और L3, अभी लेटेस्ट वर्जन इसका L3 चल रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई।